कल रेसिस्टिविटी का हमें पता लगा था, हमने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, हमने देखा रेसिस्टिविटी क्या है, हमने देखा रेसिस्टेंस क्या है और इलेक्ट्रिक करंट कैसे पास होती है। ये चारों की चारों चीज़ें हमने देखी थी। आज हमारा जो यहाँ पर नंबर है वो है रेसिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन है उसके बारे में जानने का, कि रेसिस्टेंस को अगर हम जोड़ देते हैं तो उस रेसिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ जाता है जो हमने किसी दूसरे रेसिस्टेंस से जोड़ा है। तो दो तरीके के कॉम्बिनेशन है भाई, रेसिस्टेंसेस कह दो या रेसिस्टर्स कह दो, है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। दो कॉम्बिनेशन आपको कल बताए थे, अगर थोड़ा बहुत आपको पता हो। एक तो है सीरीज, सीरीज मीन एंड टू एंड, एक रेसिस्टेंस का एंड जो है दूसरे के से जुड़ जाएगा। सपोज करिए ये एक बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है और इस तरीके से तीसरा बल्ब है, और इसे हमने बैटरी से हमने इसको इस तरीके से जोड़ दिया। तो ये इसका एक एंड, ये सपोज करिए वन एंड है और ये सपोज करिए दूसरा एंड है और इसका पहला एंड ये है, तो इसका दूसरा एंड इसके पहले एंड से जुड़ेगा। द एंड टू एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द रेसिस्टेंसेज ऑफ द रेसिस्टर्स इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब सीरीज कॉम्बिनेशन में अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, जो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट चली है हमने देखा कि वो ही इलेक्ट्रिक करंट यहाँ है, यानी कि I की वैल्यू सेम है। जब ये यहाँ पे गई यहाँ भी I की वैल्यू सेम है, और जब ये यहाँ निकली तब भी I है और तब भी I है जब यहाँ निकली, यानी कि I जो है एक में जो I एंटर करेगी, इलेक्ट्रिक करंट एंटर करेगी, वही सभी में एंटर करेगी। ठीक है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है V। अब V जो है यहाँ से जो V है पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज है, वो इनमें सभी में अलग अलग की अलग होगी। यानी कि सपोज करो इसका V1 है पोटेंशियल डिफरेंस, इस वाले का क्या है V2 है पोटेंशियल डिफरेंस, और इस वाले का V3 है। समझ में आई बात? पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा। दो बात होती है, एक तो होती है भाई इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट सीरीज में क्या है, सीरीज में I रहती है सभी में, और दूसरा होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या हो सकता है V1, V2 और V3 हो जाएगा। सीरीज की बात हो रही है। ठीक है। अब हम आए स्पेलिंग यही है, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसमें क्या है, ये तो एंड टू एंड कॉम्बिनेशन था। दो पॉइंट है हमारे पास, और ये पॉइंट कहाँ से आ रहे, ये यहाँ बैटरी से आ रहे। ये है बैटरी प्लस और माइनस। ठीक है, एक प्लस का पॉइंट है इधर की तरफ और इधर माइनस का पॉइंट है। इस पॉइंट से एक बल्ब कह दो या रेसिस्टेंस कह दो, इस तरीके से जुड़ता है। दूसरा यहाँ पे इस तरीके से जुड़ता है, और तीसरा यहाँ पे इस तरीके से जुड़ता है। ये तीन रेजिस्टेंस कहाँ, ये भी प्लस से गया, ये भी माइनस से गया, दोनों के दोनों इसमें गए। इसका भी प्लस से गया, एक माइनस से आया, इसका भी एक प्लस से गया, एक माइनस से आया। तो और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V। कहने का मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट आई गई थी, सपोज करो यहाँ जो भी आई की वैल्यू है, मान लेते हैं कि 20 एम्पियर गई थी, तो ऐसा हो सकता है कि इस वाले में कुछ और हो, इस वाले में इसकी वैल्यू कुछ हो, यानी कि ये वाली जो टोटल आई थी ये यहाँ पे आके इन तीनों में बट जाती है। 20 एम्पियर तीनों में बटेगी। सही है भाई। 20 सपोज करो इसमें 10 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, या इसमें 7 है, इसमें 5 है, इसमें 8 है,
तो तीनों में ये 20 एम्पियर की करंट इसमें जाके बट जाएगी, जबकि क्योंकि सेम पॉइंट से जुड़े हुए हैं ये, इनका पोटेंशियल डिफरेंस होगा V। ये ध्यान रखने वाली बात है। सीरीज में करंट सेम रहती है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, और पैरेलल में करंट अलग अलग हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समझ में आई कुछ बात? अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं जो हमारा आज का टारगेट है, और वो टारगेट पता क्या है? हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये जब हम सीरीज में जोड़ देते हैं रेसिस्टेंसेस को तो क्या प्रभाव उन पर पड़ेगा। सीरीज की बात करते हैं। ओम्स लॉ सभी को पता है, V इज इक्वल टू आई आर, ये ओम्स लॉ है। अब हमें, क्योंकि इसका V1 है, पहले वाले जो रेसिस्टेंस है इसका V1 है, रेसिस्टेंस को भी मान लेते हैं, इसका R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है, तो V1 इज इक्वल टू हो जाएगा भाई, इसका I है R1, I R1। ऐसे ही V2 निकालेंगे, V2 इज इक्वल टू हो जाएगा I R2, और V3 इज इक्वल टू हो जाएगा इसी तरीके से I R3। तीनों का हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब एक बात ध्यान से जरा सुनना आप, मैंने बताया था जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका, वो तीनों का बट गया, पोटेंशियल डिफरेंस बट गया, यानी कि ये जो V1 है प्लस V2 है और प्लस V3 है, ये V के इक्वल है। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस में बताया जाके वहाँ पे जो वोल्टेज था, उस करंट का जो वोल्टेज था, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस था वो उस बैटरी का, सॉरी, उस बैटरी का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस था वो तीनों में जाके वहाँ पे बटा है, तो V है। अब हमें इन तीनों को जोड़ देंगे, एडिंग, क्या ऑन एडिंग या बाई एडिंग, अबाउ 3 इक्वेशंस, तीनों को आप यहाँ पे जोड़ देंगे। जोड़ने पे क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, यही तो होगा। अभी मैंने बताया कि इनका टोटल क्या होता है, V, है ना, और इनका क्या होता है, I को कॉमन ले देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने भी हैं, सपोज करो n रेसिस्टर्स हैं तो n बार उन्हें जोड़ते चले जाएंगे, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है, सबको ऐसे ही जोड़ते चले जाएंगे। अभी हमने देखा ओम्स लॉ से V की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे कि I R के इक्वल है, और यहाँ I हो गया, यहाँ R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, तो R जो है R1 प्लस R2 R3। कहने का मीनिंग ये है, रेसिस्टेंस बढ़ाने के लिए रेसिस्टर्स को सीरीज में जोड़ा जाता है। अब कैसे बढ़ेंगे भाई, मैंने कल भी बताया था, सपोज करो इस कंडक्टर है, ये इसकी लंबाई है जो भी कुछ है, दूसरा कंडक्टर इसकी लंबाई ये है, और तीसरा है ये इसकी लंबाई है, तीनों चीज़ें बल्ब है या कोई भी चीज़, बल्ब में क्या होता है, एक फिलामेंट होता है, उसकी लंबाई होती है, वो क्या है, वो कंडक्टर ही तो है, ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर, तो तीनों की लंबाई बढ़ गई। और हमने देखा था कि अगर तीनों की लंबाई इस तरीके से बढ़ जाती है तो उनका जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ जाएगा, लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तीनों की लंबाई बढ़ी रेजिस्टेंस इसकी, तो रेजिस्टेंस अपने आप ही बढ़ेगा। रेजिस्टेंस अगर इसमें बढ़ेगा, क्योंकि जो I है R इज इक्वल टू V अपॉन I के अपोज होता है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो I घटेगी अपने आप, रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो I अपने आप घट जाएगी। कहने का मीनिंग, अगर आपने किसी 3 बल्ब्स को हमने जोड़ दिया सीरीज में, तो वो धीरे धीरे जलेंगे। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने सीरीज में जोड़ रखी है, उनमें इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू अपने आप ही घट जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। समझ में आई बात? अगर सीरीज में जुड़े हुए तो जुड़ जाएंगे। सपोज करिए 10 है, ये 20 है, ये 30 है, तो 10, 20, 30 और 30 60 ओम का ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस हो जाएगा, पूरा का पूरा जो इस कॉम्बिनेशन का जो होगा। समझ में आई बात? अब इसमें आते हैं। इसमें भी हमें पता कि V इज इक्वल टू होता है IR, वी नो दैट।
कि ओम्स लो क्या है। अब हमें इसमें क्या निकालना है भाई, I इज इक्वल टू V अपॉन R। हाँ ठीक है, अब I निकालनी इसमें, तो ऐसे ही हम निकालेंगे I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 दूसरे वाले का निकालेंगे इसका, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 एंड I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। ठीक है, अभी हमने एक बात बताई थी कि ये टोटल I जो है ये यहाँ डिवाइड हुई है, यानी कि ये जो I1 है और I2 है और I3 है, ये क्या है, I में से डिवाइड हुए हैं, ये हमें पता, ये भी हमें बात पता है। तो अब आप इन्हें तीनों को जोड़ देंगे, ये तो जोड़ ही दिया हमने, इधर वाले को जोड़ देंगे, इधर आ रहा है क्या सर, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, ये तो इधर हो गया, इतना ही आ रहा है। ठीक है, तो ये तो I हो ही गया था इधर का, तो I1 I2 इसकी जगह क्या रखेंगे, इसकी जगह यहाँ पे रखेंगे I, और V यहाँ पे कॉमन ले देंगे, 1 अपॉन R1 प्लस जितने भी हैं। ठीक है, I की वैल्यू यहाँ पे यहाँ से रख देंगे, V अपॉन R इज इक्वल टू V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यहाँ V से V कैंसिल, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड 1 अपॉन R3। ये इस तरीके का हमारे पास फॉर्मूला है। सपोज करिए ये क्या है, ये मान लेते हैं हम इसे 10 है, ये 20 है, यानी कि R1 R2 की वैल्यू रख लेते हैं 10 है, इसके 20 है, यहाँ 30 है। तो आप देखेंगे कि 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 30। ठीक है, ये 1 अपॉन R निकाल रहे हैं आप, कितना आ जाएगा, 10 to 60, 6 3 2 11 अपॉन 60, 1 अपॉन R है, तो R जो है हो जाएगा 60 अपॉन 11, इतने ओम आ जाएगा। कहने का अगर इसे आप यहाँ से देखेंगे तो सबसे मिनिमम क्या है, 10 है, इससे भी कम हो जाता है, इससे भी कम हो जाता है। हाँ भाई, सबसे कम 10 है, अगर आप इसे देख लेंगे, चलो करते हैं 11 5 से 55, 5 बचता है, 0 लग जाएगी, 11 4 ज़ा है ना, 44 6 बच जाएगा, 0, इस तरीके का कुछ यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी ओम में। तो ये जो वैल्यू है ये 10 से भी कम है, सबसे कम रेजिस्टेंस कितना होता है, 10 20 30 है, तो इससे भी कम है। तो इसीलिए जो ज़्यादातर जो हमारे घर में फिटिंग की जाती है इलेक्ट्रिसिटी के वायर की, तो वो पैरेलल में की जाती है, सीरीज़ में नहीं की जाती नॉर्मली, जिससे कि क्योंकि अब रेजिस्टेंस कम हो गया इसमें जोड़ने से। हमने देखा था कि I इज इक्वल टू होता है R इज इक्वल टू होता है V अपॉन I। तो R जब कम हो गया टोटल इसका कॉम्बिनेशन का, तो I की वैल्यू अपने आप ही ज़्यादा हो जाएगी। पैरेलल में ही जोड़े जाते हैं जिससे कि वैल्यू I की ज़्यादा हो जाए। समझ में आई बात? कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं। चलो एक और बात बताने की करेंगे हम अब की बार। क्या है, एक रेजिस्टेंस तो ये है और यहाँ से हमने दो ऐसे बना दिए और एक ऐसे बना दिया फिर, और यहाँ से A और B है, ये बैटरी से वगैरह से जुड़ा हुआ होगा। इसकी वैल्यू सपोज करो हमने 10 रख दी, इसकी हमने 20 रख दी, इसकी हमने चलो 20 रख दी और इसकी हमने 10 रख दी। अब हमें इसका पूरा का पूरा रेजिस्टेंस निकालना है, इसका कितना है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, अब ये क्या है, सीरीज़ में, ये दोनों आपस में पैरेलल में और ये भी सीरीज़ में है। ठीक है, यही तो है। इसे ऐसे कहीं यहीं छोड़ दो, पहले इनका निकाल लेते हैं। 1/20, 1/20, 2/20 इसका निकालते हैं।
2/20, क्योंकि क्या है डिनोमिनेटर सेम है, तो 2/20 ये आता है 1/r आ जाता है ना, r इसे मान लेते हैं p पैरेलल में, 1/rp आ गया ये, और rp इज इक्वल टू आ जाएगा 20/2 यानी कि 10 ओम। इन दोनों का आ गया 10 ओम, यानी कि अब हमने यहाँ पे इनकी जगह लिख दिया 10। अब ये सीरीज में है तीनों के तीनों, तो अब हम क्या करेंगे, सो बिकॉज R1 R2 वगैरह भी कह देंगे इन्हें, R1 RP एंड R4 are in series, so R1 प्लस RP प्लस R4 क्या हो जाएगा भाई, ये हम निकाल रहे हैं RS, तो R1 की वैल्यू है 10 प्लस 10 प्लस 10 30 ओम, ऐसे निकल जाएगा। ये ध्यान रखना कि कौन सा पैरेलल है और कौन सा सीरीज में। ऐसा भी हो सकता है कैसा, ये 20 है, ये 20 है, ये 20 है, मान लो ऐसे भी जोड़िए, ये दोनों पैरेलल हैं, वो सीरीज में है। अब की बार ऐसे हो गया, तो पहले निकालेंगे 1/RP इज इक्वल टू R1 है, R2 है, R3 है, 1/20 प्लस 1/20। अभी हमने देखा था कितना आ जाएगा 2/20, 1/RP आ जाएगा इज इक्वल टू 10, ये तो हमने अभी निकाला था। अब क्योंकि इसका जो रेसल्टेंट रेसिस्टेंस आया, फाइनल रेसिस्टेंस आया, और ये वाला ये क्या है सीरीज में है, सो इन सीरीज क्या हो जाएगा RP प्लस R3 इस सीरीज में हो जाएगा, यानी कि RS, तो RS इज इक्वल टू 10 प्लस 20 30। ये ऐसे होने हैं, इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको ध्यान रखना कि पैरेलल है या सीरीज है। ऊपर नीचे जो एक ही पॉइंट से जुड़ रही है दोनों, इसका एक पॉइंट यहाँ गया प्लस का, एक इधर से माइनस का है, ऐसे इसका, तो ये पैरेलल होता है। और एंड टू एंड जुड़ रहे, इसका एंड इससे जुड़ गया, इसका एंड इससे जुड़ गया, ये सारा का सारा सीरीज है। ये बस ध्यान रखना, अदरवाइज इसमें ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। न्यूमेरिकल का एक पोर्शन रखेंगे, उसमें बस हम न्यूमेरिकल ही सोल्व करेंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है ये कंडक्टर है जो कल हमने इसके बारे में थोड़ा सा देखा था, और इसे हमने इस तरीके से एक बैटरी से हमने इसको जोड़ रखा है, ठीक है। यही तो है, फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें है ही, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इधर उधर घूमते रहते हैं, इन्हें कोई रोक नहीं सकता। जैसे तुम अपने घर खेलते रहते हो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, तुम भी फ्री हो, तुम्हारे पे भी किसी का कोई जोर जबरदस्ती नहीं। लेकिन जब इसे बैटरी से जोड़ते हैं फिर ये फ्री नहीं रहते, थोड़ा सा पता क्या, क्योंकि प्लस है ये माइनस है, तो प्लस ये कहता है कि इधर को चल, अपनी तरफ इसे क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है इलेक्ट्रॉन इधर, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इकट्ठा होने की कोशिश करते हैं, जबकि माइनस वाला इसे क्या करता है, धकेलता है, चल भाई वहाँ पे। ये इसके पेरेंट्स है,
ये इसके टीचर है। पेरेंट्स कहते हैं जाओ भैया वहाँ जाओ टीचर के पास, मेरे यहाँ पे कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ जाता है। अब कल हमने जो बात बताई थी उससे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। जब ये जो है ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके टकराएगा। अब इस फ्री इलेक्ट्रॉन मैं कह रहा हूँ कि इधर उधर घूमता रहता है। घूमने का मतलब है इसमें काइनेटिक एनर्जी है। और जब ये दूसरे इलेक्ट्रॉन से जाके टकराएगा तो वो काइनेटिक एनर्जी एक तरीके से वो रुक जाएगा। कोई भी चीज़ अगर जा रही है और किसी चीज़ से टकराएगी, गाड़ी जा रही है, कोई भी चीज़ ऐसी जा रही है और वो दूसरी चीज़ से टकराई है तो वो रुक जाएगी। तो ये भी रुक जाता है। तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसी दूसरी एनर्जी में चेंज होनी लाजमी है। चेंज होगी या नहीं होगी? किसकी वजह से? रेसिस्टेंस की वजह से, रुकावट की वजह से। वो जो काइनेटिक एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके अंदर है, वो चेंज हो जाएगी दूसरी एनर्जी में। ये नियम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो दूसरी एनर्जी में चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे वो जो चेंज होगी वो हो जाएगी भैया हीट एनर्जी। ये जो इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास हुई थी, जब बैटरी से हम जोड़ देते हैं इलेक्ट्रिक करंट पास होती है, ठीक है। तो ये जो है इलेक्ट्रिक करंट जब इसमें से पास हो रही है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो रेजिस्टेंस होने की वजह से उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में, इट इज़ कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर ड्यू टू द रेजिस्टेंस इट कन्वर्ट्स इनटू हीट एनर्जी। अब एक बात और थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। कल हमने रेजिस्टेंस देखा था कि रेजिस्टेंस जो इक्वल होता है रो एल अपॉन ए, इन चीज़ों के होता है। एल लंबाई, लंबाई पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा लंबाई उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस, जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। अब अगर तार आपने ऐसे ले लिया और उसका ही तार आपने ऐसे बना दिया तो लंबाई किसकी ज़्यादा होगी? सेम एरिया में, डायमेंशन में, तो किसकी लंबाई ज़्यादा है बताओ? तो हीटिंग जो एलिमेंट बनाए जाते हैं वो ऐसे कोयल बना के बनाए जाते हैं, चाहे बल्ब का फिलामेंट हो, चाहे प्रेस के अंदर एलिमेंट हो, चाहे और भी कहीं हीटर में हो, एवरीवेयर एवरी टाइम जो हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड होंगे उनमें लंबाई बढ़ाने की कोशिश करेंगे हम, और बढ़ाई जाती है तभी तो वो इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, अदरवाइज। दूसरी बात किस पे डिपेंड करता है? एरिया। एरिया का मतलब आर जो है एरिया के इन्वर्सली। आप अगर तार को मोटा करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो तार हमें पतला लेना है। एरिया कम, पतला तार, थिन वायर लेंगे तब। अगर हम थिन वायर वहाँ से लेते हैं तो इट मीन्स दैट रेजिस्टेंस अपने आप ही क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा करना हमें, अरे हीटिंग इफेक्ट में रेजिस्टेंस ज़्यादा करना। हमने कहा था ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस इट कन्वर्ट्स इनटू हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट उसमें चेंज हो जाती है। आई बात समझ में? तो हमने एरिया इसका क्या कर दिया? कम कर दिया। तो इसीलिए जो भी हीटिंग एलिमेंट है, हीटिंग डिवाइस है, बल्ब है, चाहे आपका प्रेस है, चाहे कुछ भी है ना, उनमें बारीक तार लिया जाता है। और तीसरी बात पे डिपेंड करता है रो पे। आर रो के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई, रो यानी कि रेसिस्टिविटी के। रेसिस्टिविटी मैंने बताया था मटेरियल पे डिपेंड करेगा। अगर आप सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक में जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि रेसिस्टिविटी सबसे ज़्यादा अगर होगी वो एलॉयज़ की होगी। किसकी होगी भाई? एलॉयज़। तो एलॉयज़ की रेसिस्टिविटी सबसे ज़्यादा है। तो हम ज़्यादातर जो हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए यूज़ करेंगे वो एलॉय यूज़ करेंगे। टंगस्टन एलॉय, नाइक्रोम, निकिल और क्रोमियम, दो मेटल को मिलाकर के एक बनता है नाइक्रोम।
नाइक्रोम नाम सुना होगा, हीटर में भी बनाया जाता है, प्रेस में भी नाइक्रोम का तार उसमें क्या करा जाता है, रैप किया जाता है, लपेटा जाता है। तो वो जो सारी की सारी है वो एलॉय की। तो अगर आपको हीटिंग इफेक्ट बढ़ाना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना, लंबाई ज़्यादा लेनी पड़ेगी, मोटाई कम करनी पड़ेगी, इसकी थिकनेस जो है उसे थिन लेना पड़ेगा तार को, और तीसरा एलॉय यूज़ करना पड़ेगा, तब उसका हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा। और यही करते हैं हम, इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं, यही प्रिंसिपल है हीटिंग इफेक्ट का। ठीक है। अब ये हीटिंग इफेक्ट होगा कितना, इसकी वैल्यू कितनी होगी? हमने एक फॉर्मूला देखा था V = W/Q। ये है जितना भी काम करना पड़ता है, वर्क डन, है ना, यही तो है वर्क डन। जितना काम करेगा इतनी ही एनर्जी रिलीज होगी, ये भी जानते हैं आप। यानी कि W को हम E भी कह सकते हैं, E/Q भी कह सकते हैं, है ना। E नहीं कहते, H भी कह सकते हैं, चलो कोई बात नहीं। अब हम इसे W को = करते हैं VQ, W = VQ। और आपने एक फॉर्मूला देखा था I = Q/T एंड Q = IT फ्रॉम दिस फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का ये फॉर्मूला था I = Q/T, तो Q यहाँ पे पुट कर दीजिए, Q की वैल्यू वही W = V, Q की वैल्यू क्या है, IT रख दो, IT, तो फॉर्मूला आ गया एक VIT। ठीक है। अब हमें एक बात और पता है, ओम्स लॉ, V = होता है IR, तो इस V के जगह आप IR रख देंगे, IR IT, दो I हो गया तो इसका मतलब I का स्क्वायर हो गया, और RT, एक W की वैल्यू आ जाती है ये। कोई प्रॉब्लम है इनमें? तीसरी वैल्यू देखेंगे, हमें ये भी पता है इसी से ही I = हो जाएगा बच्चों V/R। तो यहाँ पे अब इस वाले में I की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे ले आओ, I की वैल्यू रखते हो W = V, I की वैल्यू क्या रख देंगे, V/R, है ना, और इंटू T। तो V 2 है, V²/R और T, एक वैल्यू आ जाएगी बच्चों W की, ये तो W की इतनी वैल्यू आ जाती है। क्योंकि हमने देखा जितना काम करेगा कोई भी बैटरी, वो इतनी ज़्यादा गर्म होगी, बैटरी हो या सेल हो, वो इतनी ज़्यादा गर्म हो जाएगी। तो कहने का मीनिंग ये है, H की भी वैल्यू यही हो जाएंगी, V/IT, और दूसरी I²RT, और थर्ड V²/RT। ये H की भी वैल्यूज़ यही है, H की भी वैल्यूज़ यही है। बस अगर जूल में निकालना है, कैलोरी में निकालना है, इसका आपको ध्यान रखना है। अगर कैलोरी में निकालना है तो इनके अपोन में 4.2 रख देंगे, अपोन में ऐसे 4.2, और यहाँ भी 4.2, और ये कैलोरी में हो जाएगा। और अगर जूल में निकालना तो यही फॉर्मूलाज होंगे जूल के लिए, तो यही है। ठीक है। हीट का और इसका हमें पता चल गया। एक होता है पावर, एक होता है पावर। पावर क्या है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, जो काम कर रहा है उसका रेट कितना है, कितने सेकंड में वो कितना काम करती है। अब यहाँ वर्क क्या कर रही है, कंज्यूम इलेक्ट्रिक एनर्जी। भाई जितनी बिजली खर्च करेगी इतना ही तो काम करेगी वो डिवाइस, कोई भी डिवाइस है, कोई बल्ब है, कोई बैटरी है, कोई भी कुछ भी चीज़ है, जितना ज़्यादा वो कंज्यूम करेगी लाइट को, इलेक्ट्रिक करंट को, उतना ही ज़्यादा वो काम करेगी। तो रेट ऑफ कंज्यूम इलेक्ट्रिक एनर्जी, है ना, यानी कि P = होता है W/T, द रेट ऑफ कंज्यूम इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी एक तरीके से। अब W की वैल्यू हमने देखी, VIT = I²RT = V²/RT। इनके अपोन में सभी के, क्योंकि TRI ये W की वैल्यूज़ है, इनके अपोन में आप T रख दो भाई, एक जैसे ही बना देते इसे, T और भाई T से T कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आती हैं VI, I²R और V², ये P की वैल्यू,
ये P की वैल्यू है। अब पावर जो हम नापते हैं नॉर्मली वो नापते हैं भाई वोट में। पावर की जो यूनिट है वोट है। अगर वोट को डिफाइन करना है तो क्या फर्क है बताओ, कुछ है? फॉर्मूला हमारे पास ये है 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। अगर 1 सेकेंड में 1 जूल बिजली खर्च करेगी, इफ अ डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट यूजेज या कंज्यूम्स 1 जूल एनर्जी इन 1 सेकेंड, तो इट्स पावर विल बी कॉल्ड 1 वोल्ट। 1 वोल्ट पावर इज डिफाइन, sorry 1 watt power is defined as this instrument consumes 1 joule energy in 1 second। ठीक है? दूसरी यूनिट होती है भाई किलोवोट। किलोवोट में कितने? 1000 वोट है ना। इसका मतलब है अगर कोई डिवाइस 1000 जूल बिजली खर्च करता है 1 सेकेंड में, इफ a device consumes 1000 joule energy in 1 second, then its power will be called 1 kilowatt। समझ में आई बात? एक और चीज यहाँ पे समझने की बात है, P is equal to W upon T। P is equal to W upon W is equal to P into T। P W क्या है? खर्च की गई बिजली। जो हमारे घरों में कमर्शियली हम यूज़ करते हैं बिजली को, फैक्ट्रीज में या घरों में कमर्शियली, तो P वैसे तो क्या है? P की वोट और टाइम की वैसे सेकंड है, लेकिन यहाँ R लिख लेंगे, वोट इंटू R। जो खर्च की गई बिजली है उसकी यूनिट होती है वोट इंटू R। वोट R ये क्या है? कमर्शियल, ये पावर की नहीं है वोट R, ये किसकी है? खर्च की गई बिजली की। अरे आया तो है इससे बच्चों, W इज इक्वल टू P इंटू T। तो पावर की वोट है, इसकी R मान लेते हैं, यहाँ पे सेकंड नहीं मानते। ये घर में जो बिजली खर्च हो रही, क्योंकि सेकंड में अगर निकालेंगे तो बहुत सारा समय लगे, तो घंटे में ही निकाल लेते हैं। इसका मतलब है 1 वोट किसी की पावर है। एक अप्लायंस है हमारे पास, एक मशीन है ये वाली, और इसकी पावर है 1 वोट। बल्ब है या कुछ भी है ये, तो 1 घंटे में जितनी भी बिजली खर्च करेगा, है ना, हाउ मच एनर्जी इट कंज्यूम्स इन 1 आवर, इट इज़ कॉल्ड 1 वोट आवर। इट इज़ कॉल्ड 1 वोट आवर। और ये कमर्शियल यूनिट है भाई, ठीक है। और इसमें होते हैं भाई 3.6 इंटू 10 की पावर 3 जूल, ठीक है। बड़ी यूनिट की अगर बात करेंगे तो है किलो वोट आवर। किलो वोट आवर, किलो वोट आवर। अगर किसी की पावर यहाँ पे 1 किलो वोट है, 1 किलो वोट, और वो 1 घंटे में जितनी भी बिजली खर्च करेगी, इसे बोलते हैं 1 किलो वोट, 1 किलो वोट आवर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। बताओ, समझ में आई बात? कोई प्रॉब्लम है? अब बस हमारे पास, वैसे तो हमने उनका प्रिंसिपल आपको बता ही दिया कि बल्ब में जो है, बल्ब है सपोज करो, ऐसी आउटलाइन बना के दिखा रहा हूं। ड्राइंग वाला है कोई बच्चा? चलो लोकल कंपनी का तो बना ही देंगे, है ना। किसका? इस तरीके का ही है, यही फिलामेंट है जो भी कुछ है। अदरवाइज इसके स्ट्रक्चर याद करनी है। फिलामेंट क्या है? लंबाई बढ़ रही, ऐसे बना रखा है इसको, और पतले तार का बना रखा टंगस्टन का। और टंगस्टन क्या? एक एलॉय है। तो जब हमने ये तीनों की तीनों बातों को फॉलो कर रहे हैं हम, कि एरिया इसका कम है, इसकी लंबाई ज़्यादा है, और तीसरा इसकी जो रेसिस्टिविटी है वो भी बढ़िया है, तो फिर रेजिस्टेंस अपने आप ही ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास होगी तो वो हीट एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो इसमें तो कोई ऐसे ही वो जो हमारा इलेक्ट्रिक आयरन है, प्रेस है, उसमें भी क्या होता है, इस तरीके से होती है वो,
है ना। तो इसमें जो हमने ये लगा रखा है, ये क्या कर रखा है हमने, इस तरीके से लगा रखा है। ये भी क्या है, इस तरीके से कोयल रूप में लगा रखा, कोयल की फॉर्म में, और इसकी भी लंबाई बढ़ जाती है। इसे भी हमने बारीक रूप में ले रखा, बहुत थिन है ये। और दूसरी एक और बात, ये कहेगा नाइक्रोम का है। नाइक्रोम क्या है, एक एलॉय है, तो इसका भी हीटिंग इफेक्ट अपने आप ही बढ़ेगा। तो इनका सारे का जो प्रिंसिपल है, ये सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट है ये हीटिंग इफेक्ट पर काम करते हैं। और हीटिंग इफेक्ट मैंने बता ही दिया कि क्या है, ठीक है। इनके बारे में देख लेंगे। एक और रह जाता है फ्यूज। फ्यूज क्या है भाई, फ्यूज एक वायर है, और किसका बना हुआ है, बहुत बारीक थिन वायर है, और बना हुआ है एलॉयज का। 2-3 मेटल उसमें आपस में मिक्स कर रखे हैं, उसका एलॉयज बना रखा। क्यों, इसका भी हमने एक प्रिंसिपल बताया था, पतला तार होना चाहिए वो, और उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस हाई होगा तभी तो हीटिंग इफेक्ट पे काम करेगा। ये भी हीटिंग इफेक्ट पे ही काम करता है, हीटिंग इफेक्ट के ऊपर ही बेस्ड है ये भी। तो अगर हम फ्यूज तार को बारीक बना देंगे और क्या कर देंगे, उसका रेजिस्टेंस हाई कर देंगे, लेकिन एक हमें यहाँ पे एक बात को यहाँ पे ध्यान रखना है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम रहे। वो जो हमने एलॉय ली है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। टिन और लेड है शायद, है ना, कॉपर, टिन और लेड, इस तरीके से इनका मिक्सचर है। तो ये फ्यूज तार है, ये सेफ्टी डिवाइस है। जब भी हम घर में फिटिंग करते हैं, सपोज करो ये 2 मेन तार आए, एक है पावर का और एक अर्थ का। तो शुरुआत में ही सबसे पहले हम इसमें पावर वाले वायर में क्या लगाते हैं, ये लगाते हैं कटआउट, किटकैट। इस कटआउट में ये जो वायर है मेन, इसमें हमने यहाँ से यहाँ तक एक इस तरीके का एक वायर लगा रखा, सीधा करके लगा दो। ये क्या है भाई, ये तार है, एक बारीक तार है, मैंने बता दिया एलॉय का बना हुआ है, बहुत बारीक है, रेजिस्टेंस हाई है, मेल्टिंग पॉइंट कम है। 4-5 बात है इसकी। अब हमने ये लगाया, जैसे ही यहाँ पे इस घर में अंदर जाके अगर आप देखेंगे, ये घर है, ये घर के बाहर ही लग रहा सारा का सारा सिस्टम। तो ये अब अगर घर में ये जाएगा और वहाँ पे कोई आपने इलेक्ट्रिक अप्लायंस चला रखा और वहाँ पे या तो ओवरलोड हो रहा या शॉर्ट सर्किट हो रहा, दोनों ही वजह से यहाँ रेजिस्टेंस एकदम तुरंत के तुरंत ज़्यादा होने की वजह से ये पिघल के गिर जाएगा। ज़्यादा लोड होने की वजह से ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ज़्यादा लोड होने की वजह से ज़्यादा गर्म होगा, और ज़्यादा गर्म होने की वजह से ये पिघल के गिर जाएगा। तो इसका जो कनेक्शन है वो कट जाएगा। तो जो यहाँ से मेन लाइन से जो बिजली आ रही है वो घर नहीं पहुँचेगी, तो जो अंदर के इंस्ट्रूमेंट हैं, डिवाइस है, वो बच जाएंगे। तो ये सेफ्टी डिवाइस इसलिए है। समझ में आई कुछ बात? न्यूमेरिकल का पोर्शन है, उसके लिए हम एक पीरियड और दे देंगे 20-25 मिनट का। 3-4 तरीके के फॉर्मूलाज हैं हमने देखा। V = W/Q है, I = Q/T है, या Q = NE है, 1/R वाला है, एक रेसिस्टिविटी का है, एक ओम्स लॉ है, और ये वाले फॉर्मूलाज हैं। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, इन्हें याद कर लेंगे और फिर न्यूमेरिकल करने में बहुत ईजी हमें महसूस होगा। ठीक है?